स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हम देखने वाले हैं नीट के आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जहां पर हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें पूछा गया है यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी यहाँ पर आपको दे रखी है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज़ करना है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कैसे होगा। हम जानते हैं थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है। सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है कि सपोज़ कीजिए कि कोई रॉड है, ये आपके पास रॉड है, ठीक है। इस रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। अब बोला गया कि यहाँ से आपने इसको हीटअप किया, यहाँ से हीटअप किया तो वो हीट, ये मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ए से बी तक हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है? हीट ट्रांसफर होती है ड्यू टू कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी जो है उसे बोला जाता है थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखते हैं हीट ट्रांसफर कितनी होती है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी कि Q/T, ये क्या होता है? हीट ट्रांसफर पर सेकेंड। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किन किन चीज़ों पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सर्फेसेस ए एंड बी, ये हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड, एंड टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, यानी कि अगर ए पर कोई दूसरा टेम्परेचर है, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस है, तो ये थर्मल कंडक्टिविटी होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर डिफरेंस 0 हो जाएगा तो इधर से हीट ट्रांसफर नहीं होगी। क्यों होगी? हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ हीट जो है वो कंडक्ट करती है। लेकिन अगर दोनों तरफ सेम टेम्परेचर होगा तो कंडक्शन ना इधर से ए से बी की तरफ होगा ना बी से ए की तरफ होगा। तो दूसरी चीज़ डिपेंड करता है डेल्टी पर। और तीसरी चीज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनली डिपेंड करता है किस पर? डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सर्फेसेस। मान लीजिए ये दोनों सर्फेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, तो ये तीसरे नंबर पर डिपेंड करता है डी पर, ठीक है। अब जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हम हटा देते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है जिसे बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ये आता है के, ठीक है, ए इंटू डेल्टा टी अपॉन डी। तो जो हमारा क्या बचा हुआ है के, इस के को अगर हम यहाँ निकालें तो के की टर्म्स में ये क्या हो जाएगा? Q इंटू डी अपॉन ए इंटू डेल्टा टी इंटू टी, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा टी जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस है और टी जो है वो टाइम है। अब देखो आपके पास अब निकालना है क्या? अब निकालना है अपन को इसकी यूनिट। तो यहाँ पर डायमेंशंस नहीं निकालना है, यूनिट निकालना है। तो यूनिट कैसे निकलेगी? ये आपके पास डी है, डी का तो क्या होगा? डिस्टेंस यानी कि मीटर, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मीटर स्क्वायर, डेल्टा टी यानी कि केल्विन, ठीक है। टी मीन्स सेकेंड और क्यू मीन्स एनर्जी। हीट क्या है? हीट एनर्जी होती है। एनर्जी का जो होता है वो क्या होता है? जूल। तो देखते हैं क्या क्या बन जाएगा। क्यू की जगह पर आएगा जूल, ठीक है, इंटू मीटर अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर इंटू केल्विन इंटू सेकेंड, ठीक है। अब आपको ऑप्शंस थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगे होंगे। देखो जूल मीटर स्क्वायर से पहले मीटर को काट देते हैं तो ये बचेगा जूल मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स और सेकंड इनवर्स। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी ऑप्शन है सब में सिर्फ 3 क्वांटिटीज दे रखी हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें तीसरी क्वांटिटी चेंज करना पड़ेगी। तो ये जूल पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं? जूल पर सेकेंड इज वॉट, ठीक है। जूल पर सेकेंड क्या होता है? वॉट। तो जूल पर सेकेंड को हम लिख सकते हैं वॉट। ये हो जाएगा वॉट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो देख लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आपका डैम्पिंग फोर्स ऑफ एन ऑसिलेटर, किसी ऑसिलेटर का कोई डैम्पिंग फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी वेलोसिटी से, ठीक है। तो अक्सर हमने पढ़ा हुआ होता है क्या? F इक्वल्स टू के एक्स माइनस के एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? क्वेश्चन के अंदर ही दे रखा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, वेलोसिटी, ठीक है। अब वेलोसिटी में हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा दें तो ये कोई कांस्टेंट K इंटू V, ठीक है। पूछा क्या है? यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। सिंपल है, K इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन वेलोसिटी। फोर्स की यूनिट क्या होगी?
और वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, रख देते हैं। फोर्स की यूनिट होती है, क्या होती है, न्यूटन, अपॉन वेलोसिटी की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, न्यूटन मीटर इनवर्स सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो इसमें नहीं है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब न्यूटन की एक्चुअल वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो देखो फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या हो जाएगा, केजी इनटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर x⁻²। यहाँ पर रख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, केजी इनटू मीटर सेकेंड -2, और यहाँ पर क्या है, m-1s। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये एक बार जाएगा, तो ये क्या बचेगा, kg पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका आ रहा है सी, kg पर सेकेंड, या फिर kg वैसे भी लिख सकते हैं, kg/-1। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछ रहा है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी होती है ε0, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब देखो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किस फॉर्मूले में आता है, कूलम्ब्स लॉ हमने देखा है, 1/4 पाई ε0, और क्या होता है ये, Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, बताना क्या है इसका, इसकी यूनिट, ये क्या है, चार्ज, तो चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम्ब, इसकी क्या हो जाएगी, कूलम्ब, तो ये क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर। अब हमें निकालना है क्या, ε0 की, तो इसकी टर्म्स में ले लो इस फॉर्मूले को, ε0। अब ये क्या है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं है। ठीक है, हम क्या रखेंगे, Q1 Q2 अपॉन f इंटू r²। सबकी वैल्यूज रख दो, इसका क्या है कूलम्ब, इसकी क्या है कूलम्ब अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, ये आएगी इसकी यूनिट। तो इसका ऑप्शन दे रखा है थर्ड। ठीक है, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स m मीटर -2, या फिर दूसरी टर्म्स में देखें तो कूलम्ब पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे कि पिच पता करना है। ठीक है, तो लीस्ट काउंट आपको दे रखा है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना दे रखा है, 0.01। ठीक है, और इसमें बोला गया है कि आपको पिच पता करना है, डिविजन्स कितने हैं, 50। फॉर्मूला क्या होता है, लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो लीस्ट काउंट दे रखा है 0.01, पिच क्या पता करना है, और नंबर ऑफ डिविजन कितने दे रखे हैं, 50। सीधा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 mm। स्क्रू गेज में जनरली जब तक दिया ना हो हम mm में ही पिच को काउंट करते हैं। ठीक है, तो ये होगा 0.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक टिपिकल सा फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें एरर कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते टाइम चाहे क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो या उनका डिवीजन हो रहा हो, हम जानते हैं कि उनकी जो एरर्स हैं वो हमेशा ऐड ऑन होती हैं। ठीक है, तो सारी की सारी परसेंटेज एरर्स को हम ऐड करेंगे, बट उस फॉर्मूले में उसकी क्या पावर है, वो पावर उससे मल्टीप्लाई होगी। चलिए देखते हैं क्या फॉर्मूला दे रखा है। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है, x इक्वल्स टू a² b⁴ एंड c⁴ इंटू d⁴
3। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है, आपको बताना है परसेंटेज एरर इन एक्स। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी और डी सब में रेस्पेक्टिवली जो परसेंटेज एरर दे रखी है वो क्या है, 1%, 2%, ए में दे रखी है 1%, बी में दे रखी है 2%, सी में दे रखी है 3%, डी में दे रखी है 4%। ठीक है, ओके, तो 1%, 2%, 3% एंड 4% ये आपको दे रखी है। अब ये फॉर्मूला दे रखा है, हमें बताना है परसेंटेज एरर इन एक्स। तो देखो परसेंटेज एरर जनरली क्या होती है, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, यानी कि एरर इन मेजरिंग एक्स अपॉन एक्स इनटू 100, ये होता है परसेंटेज एरर का फॉर्मूला। तो इसको अगर हमें ए का परसेंटेज एरर चाहिए तो क्या हो जाएगा, ए की पावर क्या है 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू डेल्टा ए अपॉन ए। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 हम सबका कॉमनली कर देंगे, प्लस बी का चाहिए तो 1/2 इनटू डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस ये डिवाइड भले ही हो रहा है लेकिन ये क्या होगा, क्वांटिटीज में हम लॉगरिथमिक लेते हैं लेकिन एरर हमेशा ऐड होती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 इंटू डेल्टा सी अपॉन सी प्लस 3 इंटू डेल्टा डी अपॉन डी, और इस सब में होगा क्या, मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, तब ये परसेंटेज एरर आएगी। ठीक है, तो अब सिर्फ इसकी वैल्यूज रखना है आपको। तो यहाँ पर ए का मतलब क्या है, इस 1% का मतलब क्या है, परसेंटेज एरर, इसका मतलब क्या है इन ए, इसका मतलब होता है डेल्टा ए ऑन ए इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 1%। ठीक है, तो डेल्टा ए इंटू ए इंटू 100 का जो वैल्यू दे रखी है वो 1% है। ऐसे डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू 2%, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू 3%, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू 4%। तो डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 की वैल्यू क्या दे रही है 1%। यहाँ वैल्यूज पुट करते जाएं, 2 इंटू 1% प्लस 1/2 इंटू बी की क्या दे रखी है 2% प्लस 1/3 इंटू सी की वैल्यू 3% प्लस 3 इंटू डेल्टा डी, यानी कि डी की वैल्यू दे रखी है 4%। सबको कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा 2% प्लस 1% प्लस 1% प्लस 12%। तो सारा का सारा जोड़ेंगे तो 2, 3, 4 और 16% जो है वो आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा 16% टोटल परसेंटेज एरर होगी इसमें एक्स में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल जो है वो नीट 2019 का है और अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन के अंदर हम देखने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स के बेसिक फंडामेंटल्स। तो इसके अंदर क्या पूछा है, इसमें दे रखा है सबसे पहले कि मेन स्केल है वर्नियर कैलिपर्स की, वो कितना है उसके अंदर n डिवीजन पर सेंटीमीटर, n डिवीजन पर सेंटीमीटर है मेन स्केल के डिवीजन। तो हम देख सकते हैं MSD में कितना दे रखा है n डिवीजन पर सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर के अंदर n डिवीजन है, सपोज करो कि 1 सेंटीमीटर के अंदर n डिवीजन यानी कि से n जो है वो 5 है। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में अगर 5 डिवीजन है तो MSD की सिंगल यूनिट, ये जो सिंगल यूनिट है वो कितनी होगी 1/5। तो इसी तरह से यहाँ पर इसकी सिंगल यूनिट यानी 1 MSD कितना हो जाएगा, 1 MSD हो जाएगा 1/n। ठीक है, 1 सेंटीमीटर अपॉन n। ठीक है, नंबर ऑफ डिविजन्स। तो ये तो आई वैल्यू ऑफ 1 MSD। अब हमें निकालना है लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या रखा है, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है वर्नियर कैलिपर्स में 1 MSD माइनस 1 VSD। अब 1 MSD तो ठीक है, 1 VSD क्या
1 VSD की वैल्यू क्या है? 1 VSD यहाँ पर दे रखा है कि कितनी वर्नियर स्केल कितने पार्ट ऑफ मेन स्केल से मैच करते हैं। तो देखो यहाँ पर है वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स n डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल, तो n ऑफ वर्नियर स्केल मैचेस विद n-1 ऑफ मेन स्केल। ठीक है, तो 1 VSD कितना हो जाएगा? 1 VSD हो जाएगा n-1 अपॉन n इंटू MSD। ठीक है, तो ये VSD की वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 MSD माइनस 1 VSD की वैल्यू क्या आ जाएगी? n-1 अपॉन n इंटू MSD। MSD कॉमन ले सकते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस n-1 अपॉन n इंटू MSD। ठीक है, क्या आ जाएगा? n-n प्लस 1 अपॉन n इंटू MSD। ये आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन n इंटू MSD, और MSD की वैल्यू 1 MSD की वैल्यू क्या है? 1/n। तो ये हो जाएगा 1/n इंटू 1/n, दैट इज 1/n स्क्वायर। कई तरह से कर सकते हैं इस सवाल को। दूसरा तरीका ये है कि हम 1 MSD की यहाँ वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा 1/n माइनस n-1 अपॉन n। ठीक है, तब भी आपके पास आंसर आएगा। एक फॉर्मूला और भी होता है 1 MSD अपॉन करके, लेकिन यहाँ पर सिंपल रखते हैं। एक जो पूरा प्रोसीजर है वो इसमें फॉलो होता है। ये आपको MSD की सिंगल MSD की वैल्यू निकालनी है 1 MSD की। दूसरे नंबर पर 1 MSD माइनस 1 VSD होता है लीस्ट काउंट। ठीक है, तो BSD कैसे निकलता है? वर्नियर स्केल के कितने पार्ट्स मेन स्केल के कितने पार्ट्स से मैच कर रहे हैं, वहाँ से हम निकाल सकते हैं 1 VSD की वैल्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। इस सवाल के अंदर आपको दे रखा है स्क्रू गेज। इसके अंदर क्या है? एक बॉल का डायमीटर मेजर कर रहा है, किसी स्टूडेंट ने किया है, जहाँ पर स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट, जो कि हम सबसे पहले लिख देते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज दे रखा है 0.001। ठीक है, और ये किस में दे रखा है? सेंटीमीटर में। इसके बाद इन्होंने बोला है कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो 5 mm है। तो मेन स्केल की जो रीडिंग है वो 5 mm है, और जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कोइंसाइड्स विद 25 डिविजन्स अबव द रेफरेंस लेवल। ठीक है, तो 25 डिवीजन, यहाँ पर कितना डिविजन्स हैं? 25 डिविजन्स हैं। 25 डिविजन्स क्या होते हैं? जब भी हम रोटेट करते हैं, ठीक है, स्क्रू गेज को, तो वो जो टोटल डिविजन्स होते हैं, इसमें बोल रहा है कि रेफरेंस जो जीरो रेफरेंस है उससे ऊपर रोटेट कितने हुए हैं? 25 डिविजन्स ऊपर रोटेट हुआ है, तब ये वैल्यू आई है। ठीक है, 5 mm की वैल्यू तब आई है जब ये 25 डिविजन्स रोटेट हुआ है। अब 5 तो मेन स्केल की मेजरमेंट हो गई, लेकिन उसके बाद कितना चला वो पता चलता है हमें, डिविजन्स कितना रोटेट हुए। लीस्ट काउंट से डिवीजन का मल्टीप्लाई करते हैं और वो मेन स्केल की रीडिंग में ऐड करते हैं, तो हमारे पास आती है मेजर्ड वैल्यू। देखो, तो मेजर्ड वैल्यू क्या है? यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू होगी मेन स्केल की वैल्यू 5 mm, ठीक है, प्लस लीस्ट काउंट 0.001 इंटू 25। ठीक है, क्योंकि लीस्ट काउंट यानी कि एक डिवीजन कितने का है, तो 25 डिवीजन होंगे 0.001 इंटू 25, और ये जुड़ेंगे किसमें? मेन स्केल की रीडिंग में। अब बात करते हैं, ये दे रखा है mm में, जो सबसे बड़ी गलती होने वाली है, और ये दे रखा है सेंटीमीटर में। तो आपको पूरी चीज़ें एक ही डायमेंशंस में करनी होंगी। तो ये हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 0.5 प्लस 0, इसका मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0.05
0.025, ठीक। अब ये पूरी चीज़ सेंटीमीटर में ऐड कर दें, 0.525 सेंटीमीटर। ये तो आई मेजर्ड वैल्यू, लेकिन इसी क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि यहाँ पर कुछ एरर भी है जो कि ज़ीरो एरर है और वो नेगेटिव है। नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होती है? नेगेटिव ज़ीरो एरर होती है जब आपका रेफरेंस के ज़ीरो से आपका जो स्क्रू गेज का डिविजन्स वाला रोटेशन होते हैं वो हमेशा ऊपर चले जाएं तो नेगेटिव ज़ीरो एरर आती है। नेगेटिव ज़ीरो एरर में हम जो भी एरर होती है उसे ऐड करते हैं। ऐड करते नहीं है, करते माइनस ही है, लेकिन क्योंकि वो नेगेटिव होती है तो वो ऐड हो जाती है। यहाँ पर ज़ीरो एरर नेगेटिव दे रखी है, ज़ीरो एरर दे रखी है माइनस का 0.004 सेंटीमीटर। एक्चुअल वैल्यू में ये वैल्यू ऐड होती है। तो अब एक्चुअल वैल्यू निकालते हैं। एक्चुअल वैल्यू ये क्या होगी? मेजर वैल्यू, मेजर वैल्यू माइनस ज़ीरो एरर। यहाँ पर मेजर वैल्यू है 0.525 माइनस, और ये है माइनस का 0.004, जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 0.575 सेंटीमीटर। तो वैल्यू आई 0.575 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मेन चीज़ जो ध्यान रखना है वो क्या है इसमें? मेजर्ड वैल्यू क्या होगी? मेन स्केल की रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू डिविजन्स, लीस्ट काउंट इनटू डिविजन्स, ये तो ही मेजर्ड वैल्यू। लेकिन अगर ज़ीरो एरर नहीं है, अगर ज़ीरो एरर नहीं होती तो फाइनल वैल्यू भी यही होती, लेकिन ज़ीरो एरर है तो क्या याद रखना है? अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो वो ऐड होगी, अगर पॉजिटिव है तो वो सबट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। अगले सवाल में आपको क्या दे रखा है? यहाँ पर भी एक फॉर्मूला दे रखा है P का। इस P के फॉर्मूले में आपको बताना है P की परसेंटेज एरर, और बाकी की जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी परसेंटेज एरर आपको दे रखी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है? P इक्वल्स टू a क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी डी, ठीक है। सबकी परसेंटेज एरर गिवन है, वो क्या क्या है? 1 2 3 4। ए की परसेंटेज एरर 1%, बी की 2%, सी की 3% एंड डी की 4%। देखो परसेंटेज एरर निकालने के लिए फिर से देखते हैं परसेंटेज एरर में क्या करना होता है। परसेंटेज एरर में जो पावर्स होती हैं वो मल्टीप्लाई होती है क्वांटिटी की परसेंटेज एरर में, और चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो क्वांटिटीज या डिवीजन में, हमेशा एरर ऐड होती है, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मूले की फॉर्म में लिखते हैं। ये क्या होता है? डेल पी अपॉन पी इंटू 100, ये तो होगा परसेंटेज एरर ऑफ पी, ठीक है। तो इसमें ये सारी की सारी परसेंटेज एरर ऐड होंगी। कैसे होंगी? 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है, हम 100 को बाहर कॉमन ले लेंगे, प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी प्लस डेल्टा सी अपॉन सी प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, सबका कॉमन मल्टीप्लिकेशन बाय 100%। अब वैल्यूज रखते जाएं। डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, ये क्या होता है? ये होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, इसकी वैल्यू 1%। ऐसे ही डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100, इसकी वैल्यू क्या है? 2%। तो ये वैल्यूज रखते जाएं रेस्पेक्टिवली 3 इंटू 1% प्लस 2 इंटू 2% प्लस 3% प्लस 4%। फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4 यानी कि 14%। तो टोटल परसेंटेज एरर इन पी क्या हो जाएगी? 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला सवाल जो दे रखा है इसके अंदर आपको पूछा गया है कि कोई स्टूडेंट है जो ऑब्जर्व करता है फ्री फॉल कंडीशन को। फ्री फॉल कंडीशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जिसमें कि फ्री फॉल में यू इक्वल्स टू क्या होता है, 0। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है, तो एस इक्वल्स टू होता है हाफ जी टी स्क्वायर। फ्री फॉल कंडीशन से हमने इसका फॉर्मूला निकाल लिया। अब पूछा गया है कि जी के अंदर परसेंटेज एरर क्या होगी अगर आपको डिस्टेंस ट्रेवर्स्ड की परसेंटेज एरर और टाइम की परसेंटेज एरर दे रखी है। तो अगर आपको ये दे रखे हैं तो कितने दे रखे हैं, एस के अंदर परसेंटेज एरर कितना दे रखा है, 1%, और टी के अंदर 1% नहीं दे रखा है, यहाँ पर E1 और E2 के टर्म्स में दे रखा है। एस के अंदर E1 और टी के अंदर E2। ठीक है, तो जी के टर्म्स में फॉर्मूला निकाल लें, 2s/t²। परसेंटेज एरर या किसी भी तरह की एरर्स को कैलकुलेट करने में क्या है, बेसिक फंडामेंटल, कांस्टेंट को हटा दिया जाता है। तो ये जो 2 है इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ये क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की कोई एरर नहीं होती। अब वेरिएबल्स क्या क्या है, एस और टी, ये चाहे डिवीजन में हो चाहे मल्टीप्लिकेशन में, इनके साथ होता क्या है, इनकी एरर्स जो हैं वो हमेशा ऐड होंगी, और अगर इसमें किसी भी वेरिएबल में पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पर एरर ऑफ एस की एरर क्या होगी, जुड़ेगी एस की एरर प्लस टी की एरर, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर एस की एरर क्या है, E1 प्लस 2E2। तो ये जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यही परसेंटेज एरर या आपको कोई वैल्यू दे रखी होती तो आप लिख देते 1%, 2%। ठीक, गलती अक्सर यही होती है कि मल्टीप्लिकेशन 2 का भी बच्चे कर देते हैं, जो कि नहीं होना है। कांस्टेंट्स को हमेशा फॉर्मूले से हटा देना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल जो है इसके अंदर आपको दे रखा है कि रेडियस है किसी स्फीयर का जिसके अंदर परसेंटेज एरर 2% है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालें तो उसके अंदर टोटल परसेंटेज एरर कितना आएगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब आर के अंदर परसेंटेज एरर क्या होता है, डेल्टा R/R इंटू 100, इसे बोलते हैं परसेंटेज एरर ऑफ आर। ये कितना दे रखा है, 2%। ठीक है, हमें चाहिए V के अंदर परसेंटेज एरर, डेल्टा V/V इंटू 100, ये चाहिए। तो कभी भी परसेंटेज एरर निकालना है तो क्या करते हैं, कांस्टेंट्स को फॉर्मूले से हटा देते हैं। तो कांस्टेंट 4/3 पाई क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम हटा सकते हैं। यहाँ बचेगा क्या, आर क्यू क्या है, ये वेरिएबल है और इसकी जो पावर है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है। जो हो जाएगा 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ आर, यानी कि डेल्टा R/R इंटू 100%। इसकी वैल्यू दे रखी है 2%, तो हो जाएगा 3 इंटू 2%, दैट इज 6%। तो टोटल परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 6%। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें क्या याद रखना है, बेसिक चीज़ इसमें कांस्टेंट्स को हटा दिया जाएगा फॉर्मूले में एरर कैलकुलेट करते टाइम। और अगर यहाँ पर तो एक ही क्वांटिटी थी, मल्टीपल क्वांटिटीज़ होती हैं, तो चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहे हों या डिवाइड हो रहे हों, एरर हमेशा ऐड होती है और उनकी पावर्स का उस रेस्पेक्टिव क्वांटिटी के अंदर मल्टीप्लिकेशन होता है। आगे दूसरे पार्ट्स आएंगे और सारे PYQs के लिए, और इस यूनिट के अभी PYQ ख़त्म नहीं हुए हैं, तो आगे के सीरीज़ आप देखते रहें प्लेलिस्ट में। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।